वेलकम टू एडू लर्निंग पॉइंट। एडू लर्निंग पॉइंट चैनल में मैं आपका दोस्त श्रवण कुमार आप सभी दोस्तों के लिए आज एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूं। तो दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियोस है वो उत्तर वैदिक काल में और जो जनपद थे उनका विकास कैसे हुआ और महाजनपदों का विकास कैसे हुआ और कौन कौन से महाजनपद बने। तो आपकी हमारी जो ये वीडियो है ये आपके सीटेट एग्जाम के साथ साथ जो सोशल साइंस की जो विभिन्न परीक्षाएं हैं और हमारे जो कम्पिटिटिव एग्जाम हैं जिनमें मुख्यतः जो टीजीटी पीजीटी एग्जाम्स हैं उसके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और बेल आइकन दोस्तों ज़रूर दबाएं जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो हमने आपको जो पुरानी हमारी जो वीडियोज़ हैं जो सीटेट की अब तक हमारी जो 3 सीरीज जारी हो चुकी हैं उन सीरीज़ में हमने आपको बताया था कि जो सिंधु सभ्यता का विकास वो कैसे हुआ था, फिर मोहनजोदड़ो, फिर उसके बाद वैदिक काल आया है से हमने शुरुआत की थी और अब उत्तर वैदिक काल से हम बात कर रहे हैं। तो उत्तर वैदिक काल, जब पूर्व वैदिक काल की जब हम बात करते हैं दोस्तों तो पूर्व वैदिक काल में जो वेदों की रचनाएं उस काल में हुई थी। और जो ये बात भी आप याद रखिएगा, जो पूर्व वैदिक काल था, पूर्व वैदिक काल वो कर्म आधारित था और जो उत्तर वैदिक काल में क्या था ये जन्म आधारित हो गया था। तो देखिए इस जो काल में क्या थे वो भौगोलिक, सामाजिक, राजनीतिक के साथ साथ वो भौगोलिक बदलाव भी इस काल में आने शुरू हो गए थे। और कौन कौन से वो बदलाव इस काल में आए हैं उन बदलावों के बारे में हम आपको यहाँ पर विस्तार से बताएंगे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जो उत्तर वैदिक काल का जो आरंभ था वो 3000 वर्ष पूर्व हुआ था दोस्तों। अगर हम इसको वर्ष पूर्व न कह के अगर इसकी अवधि से हम इसका ज्ञान करें तो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व इसकी अवधि मानी गई है। और इस काल में जो सामाजिक संरचना में भी बदलाव आए थे। सामाजिक संरचना में क्या बदलाव आए थे ये देखिए। जो राजा थे, जो मुख्यतः पूर्व वैदिक काल के जो राजा थे वो छोटे कबीलों के सरदारों को राजा कहा जाता था और वही उनकी जो प्रजा थी, जो कबीले के जो व्यक्ति थे वही उनकी प्रजा थी। और फिर क्या उत्तरोत्तर क्या विकास होता गया उसके बारे में भी देखिए दोस्तों। जो ऋग्वेद के समय में जो 3500 वर्ष पूर्व जो सरदार ही क्या थे वो कबीले के राजा थे, उसी का कबीले का ही वो नेतृत्व करते थे। लेकिन क्या हुआ, जैसे जैसे वो उत्तर वैदिक काल की तरफ हम बढ़ते हैं तो देखते हैं कि जो 3000 वर्ष पूर्व जो राजा जो बनने की प्रक्रिया में बदलाव आने लगा। और आप देखेंगे कि जो बाद के जो राजा थे वो कबीलों के योद्धा सरदार क्या करने लगे, वो अश्वमेध यज्ञों का आयोजन करके वो क्या हुए, अपनी जो प्रतिष्ठा को, अपने जो यश को वो बढ़ाने लग गए। और अब क्या हुआ, जो पहले क्या थे वो छोटे छोटे कबीलों के राजा थे, लेकिन अब क्या किया उन्होंने, दूसरों कबीलों पर उन्होंने अधिकार करना उन्होंने शुरू कर दिया। जब वो दूसरे कबीलों पर अधिकार करना शुरू किया तो क्या हुआ, जो उनका जो राज्य का जो क्षेत्र था वो भी बढ़ने लगा। और इससे क्या हुआ, जो सामाजिक जो परिवर्तन है वो भी आने शुरू हो गए। तो चलिए दोस्तों आगे देखिए। उन्होंने क्या किया, युद्धों के माध्यम से विभिन्न कबीलों को उन्होंने मिलाना शुरू कर दिया। तो क्या हुआ, जो छोटे छोटे जो कबीले थे उससे क्या हुआ, वो जनपदों का निर्माण होने लगा। जो जनपदों के जो निर्माण की प्रक्रिया है वो उत्तर वैदिक काल से वो शुरू होती है। ये बात भी आप याद रखिए, उत्तर वैदिक काल से वो शुरू होती है। और इस अगर ये क्वेश्चन भी आपके सीटेट एग्जाम में पूछा जा सकता है दोस्तों, जो कबीलाई व्यवस्था का वो अंत वो कब हुआ था, तो वो हुआ था उत्तर वैदिक काल में। तो देखिए जो कौन कौन से कबीले थे और उनसे जो जनपदों का विकास हुआ था। तो जो पुरु और भरत ये दोनों कबीले थे, इनसे एक नए जनपद का जो निर्माण हुआ था वो जनपद था वो कुरु जनपद। और ऐसे ही आगे देखिए दोस्तों, जो कबीले थे तुर्वस और कीवी, इन दोनों जब कबीलों को जब मिलाया गया, राजाओं ने अधिकार किया जब उन पर, तो एक नए जनपद का वो निर्माण हुआ, वो पंचाल जनपद कहलाया। जनपद का अगर हम तार्किक रूप से अर्थ देखें तो जन प्लस पद, तो लोगों या जन के जो बसने की जगह होती है उसे जनपद कहा जाता है। और जो जनपदों की जो शुरुआत कब से मानी जाती है ये बात भी आप याद रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो 3000 वर्ष पूर्व उत्तर वैदिक काल में हुई थी, ये बात भी आप नोट कर लीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ, जो राजा थे वो अपना यश दिखाने के लिए क्या करने लगे, वो
अश्वमेव यज्ञ करने लगे और बड़े बड़े जो महायज्ञों का वो आयोजन किया जाने लगा। तो अब जो राजा थे जो पूर्व वैदिक काल में वो जन या विष के राजा होते थे, तो इस काल में जब हम उत्तर वैदिक काल की जब हम बात करते हैं तो वो क्या कहलाने लगे, वो जनपद के राजा। और ये बात भी आप याद रखिएगा, जो जनपद के लोग झोपड़ियों में रहते थे और फसलें कौन कौन सी थी उनकी, जो गेहूं, जो चावल और सरसों, तिल, दाल, गन्ने जैसी फसलें वो उगाते थे। और इस काल की एक जो बहुत ही जो महत्वपूर्ण विशेषता है जो कला के क्षेत्र में है, तो जनपदों के से क्या मिले, वो चित्रित धूसर पात्र यहाँ पर मिले हैं। तो चित्रित धूसर पात्र किसे कहते हैं, इसके बारे में भी देखिए दोस्तों। ये देखिए, जो चित्र दूषित पात्र थे वो मुख्यतः क्या थे, वो थालियां और कटोरियां, और इन पर जो चित्रकारी की गई है वो कैसी है, वो सरल और ज्यामितीय रेखाओं के रूप में वो चित्रकारी की गई है। तो और ये काल किस काल में मिलते हैं, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये उत्तर वैदिक काल में ही पाए जाते हैं जो चित्रित धूसर जो पात्र हैं। आगे देखिए, अब हमने पढ़ा था दोस्तों कि जो पिछले वीडियोज में जो पूर्व वैदिक काल की जो व्यवस्था थी, वर्ण व्यवस्था थी, जो सामाजिक व्यवस्था थी, उसमें जो समाज जो बटा हुआ था कौन सा था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। लेकिन वहाँ पर जो व्यवस्था थी जो पूर्व वैदिक काल में, वो किस पर आधारित थी, वो कर्म पर आधारित थी। लेकिन जब हम बात करते हैं इसकी उत्तर वैदिक काल की, ये बात भी आप याद रखिएगा, उत्तर वैदिक काल में जो व्यवस्था है वो बदल कर क्या हो गई थी, वो जन्म पर आधारित हो गई थी। कैसे, जो राजा का लड़का है वो क्या बनेगा, वो राजा बनेगा। जो ब्राह्मण का पुत्र है वो क्या करेगा, वो पूजा पाठ का काम करेगा, वो पुरोहित ही बनेगा। तो अब व्यवस्था कर्म पर आधारित न होकर वो उत्तरोत्तर जन्म पर आधारित होती चली गई। तो यहाँ पर क्या कर दिया गया, वो वर्गीकरण ऋग्वैदिक काल में काम के आधार पर किया जाता था, और उत्तर वैदिक काल में वो जो वर्गीकरण है वो किसके आधार पर, वो जन्म के आधार पर या वर्ण व्यवस्था के आधार पर वो वर्गीकरण किया जाने लगा। तो हमारी जो सामाजिक जो वर्ण व्यवस्था थी उसमें भी उत्तरोत्तर परिवर्तन आता चला गया। तो ये बात भी आप याद रखिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब देखिए जो जनपद, जब जनपदों का जैसे जैसे विकास हुआ तो क्या हुआ, जो राजा थे वो शक्तिशाली होते चले गए। अब राजा कोई शक्तिशाली होगा तो क्या होगा, वो फिर दूसरे प्रदेश को भी वो अपने क्षेत्र में मिलाने की कोशिश करेगा। तो वो जो जनपद थे वो जनपद मिलकर क्या बन गए, वो जो उनमें और क्षेत्रों का जब उनमें मिलाप हुआ तो वो क्या बन गए, वो महाजनपद बन गए। उन्हें महाजनपद उन्हें कहा जाने लगा। और ये प्रक्रिया देखिए दोस्तों, ये जनपद उत्तर वैदिक काल तक आते आते अत्यधिक शक्ति और समृद्धि के कारण महाजनपद कहलाने लगे। और महाजनपदों के बारे में एक बार और हम आपको बताना चाहेंगे कि इनकी अपनी एक राजधानी, जब हम उत्तर वैदिक काल की जब हम बात करते हैं तो वो क्या करते थे, उनकी कोई अपनी राजधानी नहीं होती थी। वो किसके बीच में रहते थे, वो जो जनों के बीच में रहते थे। सो सभी वहाँ पर एक कबीले का सरदार होता था, उनकी कोई विशिष्ट राजधानी नहीं होती थी। लेकिन जैसे जैसे जनपद और महाजनपदों का विकास होने लगा तो क्या हुआ, जो राजा थे वो अपने आप को अलग दिखाने के लिए, ठीक है, वो क्या करने लगे, वो राजधानियों का निर्माण करने लगे। और राजधानियों की क्या किलेबंदी की जाती थी। और इसके बारे में थोड़ा और विस्तार से देखिए दोस्तों, जो किलेबंदी के दो प्रमुख कारण थे। अब कोई राजा अपनी राजधानी की किलेबंदी करेगा तो क्या होंगे, उसके पीछे कोई न कोई कारण होता है। तो इसके पीछे कौन से कारण थे दोस्तों, वो देखिए। पहला था राज्य की रक्षा के लिए, और दूसरा अपनी समृद्धि को प्रदर्शित करने के लिए। कैसे, जैसे आप देखिए कि अपने आसपास जब हम देखते हैं कि बड़े ही आलीशान घर दिखाई देते हैं, तो इन आलीशान घरों को बनाने के पीछे ऐसा क्या उद्देश्य होता है, ठीक है। आप देखेंगे कि पहले बहुत ही मजबूत दीवार बनाई गई है, अच्छे अच्छे मार्बल लगाया गया, और ऊपर से क्या कर दिए जाते हैं, वो तार लगा दिए जाते हैं। तो ऐसा क्यों किया जाता है दोस्तों, उन जो बड़े घरों को बनाने के लिए जो आलीशान जो घर बनाए जाते हैं वहाँ पर तारबंदी की जाती है। तो क्यों किया जाता है, तो पहला है घर की रक्षा के लिए, और दूसरा क्या है, वो जिस व्यक्ति ने उस घर का निर्माण किया है वो अपनी समृद्धि वहाँ पर प्रदर्शित करना चाहता है कि इतना अच्छा घर बनाया है। तो यही उद्देश्य क्या था, वो प्राचीन काल में राजाओं का था। वो पहला क्या करते थे, वो मजबूत और अभेद दीवारों का वो निर्माण करते थे। किस लिए, वो राज्य की रक्षा के लिए।
और दूसरा वो अपने, आपने देखा होगा कि जो प्राचीन किले हैं, जो हमारी जो राष्ट्रीय धरोहर है, जैसे लाल किला है, आगरा का किला है, और बहुत सारे जो किले हैं, आमेर का किला है राजस्थान में, आप देखेंगे कि उनमें एक चित्रकारी की गई है, उनके जो निर्माण कला वो क्या है, वो अद्भुत है। जो आज भी जो बहुत सारे जो पर्यटक हैं उन्हें देखने के लिए आते हैं उस अद्भुत कला को, उस निर्माण कला को। तो उसके पीछे क्या रीजन था कि उसमें जो अपनी समृद्धि को वो यहाँ पर प्रदर्शित करना चाहते थे। और जैसे जैसे क्या होगा, आपके पास पैसा आएगा तो आपके क्या करने लगे, वो जो राजा थे वो किलों का निर्माण करने लगे। अब जो किलों का अगर आप निर्माण कर रहे हो तो उस किले की रक्षा के लिए क्या चाहिएगी, एक सेना भी चाहिएगी दोस्तों। अब सेना चाहिएगी तो सेना को रखने के लिए क्या चाहिएगा, वो नियमित वेतन भी की भी जरूरत पड़ेगी। तो जो महाजनपद काल था उसमें क्या हुआ, जो राजा थे वो सेना रखने लगे, और सेना अगर रखी जाएगी तो उसे नियमित रूप से वेतन भी दिया जाएगा। तो उसका पैसा कहाँ से आएगा ये बताइए आप। क्योंकि आप देखेंगे कि जो पूर्व वैदिक काल में क्या होता था कि जो राजा जहाँ से वो आक्रमण करके या जहाँ से भी उनके पास पैसा आता था वो अपने जो जन के बीच में वो बराबर बांट देते थे। लेकिन अब क्या था, राजा क्या करता था, वो अपने महल पर भी खर्चा करता था और जो सेना रखता था वो उस पर भी खर्चा करता था। तो उसके लिए पैसा कहाँ से आएगा, तो वो क्या करेंगे, वो या तो जनता पर कर लगाएंगे या कहीं और से उसे पैसा वसूला जाएगा। तो देखिए, आइए विस्तार से इसके बारे में जानते हैं। जो महाजनपद में जो कर लगाया जाता है, कर क्या होता है दोस्तों, जो इसको टैक्स कहा जाता है, जो आज भी हम देखते हैं जो सरकार लगाती है। सरकार अपने जो खर्चे हैं वो कहाँ से निकालती है, वो क्या करती है, वो आम व्यक्तियों पर या खास व्यक्तियों पर वो क्या करती है, कर लगाती है। उस कर से जो आय होती है उसको वो समाज के जो कल्याण के लिए वो खर्च करती है, और अपना जो खर्च है, जो सरकारी जो कर्मचारी है उनके लिए जो वेतन है, जो सेना के लिए वेतन दिया जाता है, जितने भी जो कर्मचारी होते हैं, उन सेवक होते हैं सरकारी, उनके लिए भी क्या करती है, वो वेतन के रूप में वो दिया जाता है। तो देखिए, तो ऐसी ही जो तार्किक प्रक्रिया थी वो महाजनपदों में थी। महाजनपदों में कर लिया जाता था, किसके लिए, ये देखिए जो राजा थे क्या बनवाते थे, विशाल किले बनवाते थे। और बड़े विशाल किले बनाए जाएंगे तो उसके लिए पैसा, जो फंड है पैसा, वो कहाँ से आएगा। और दूसरा क्या करते, बड़ी सेना रखते थे, तो उन्हें संसाधन भी चाहिए। तो और क्या किया, जो पहले क्या लेते थे राजा, वो उपहार लेते थे। लेकिन अब क्या किया उन्होंने, उपहार लेना उन्होंने छोड़कर उन्होंने नियमित रूप से कर लगाना उन्होंने शुरू कर दिया था। और कर किस पे लगाया जाएगा, वो प्रजा पर लगाया जाएगा। अब क्या लगाया जाता है, आप देखेंगे जो राजतांत्रिक जो प्रक्रिया थी उसमें जो कर लगाया जाता था वो किस पे लगाया जाता था, वो अपनी प्रजा पर लगाया जाता। लेकिन लोकतांत्रिक प्रक्रिया में किस में लगाया जाता है, वो जो देश की जनता पर लगाया जाता है। ये बात भी आप नोट कर लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों ये। एक बार इसे दो बार आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और करों के रूप क्या थे, ऐसे कौन से साधन थे जिन पर कर लगाया जाता था, तो वो मुख्यतः क्या थे, वो फसलों पर कर लगाए जाते थे, और कृषि उपज का 1/6वां हिस्सा होता था। इन्हें जो फसलों पर कर लगाया जाता था उन्हें भाग कहा जाता था। ये बात भी आप नोट कर लीजिए दोस्तों, बड़ा ही महत्वपूर्ण है। जो महाजनपद जो काल में जो फसलों पर कर लगाया जाता था उसे क्या कहा जाता था, ये सीटेट में इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो उसे भाग कहा जाता था। और भाग का हिस्सा कितना था ये भी पूछा जा सकता है। तो 1/6 हिस्सा जो कृषि उपज जो हुई है उसका 1/6वां हिस्सा कर के रूप में लिया जाता था। अब बात करते हैं जो कारीगरों की, ये तो था फसलों पर। अब जो कारीगर थे उन पर कैसे कर लगाएंगे, तो वो क्या करते थे, वो श्रमदान करके, ठीक है। श्रमदान कैसे करते हैं दोस्तों, देखिए महीने में एक दिन वो राजा के लिए उन्हें फ्री में काम करना पड़ता था। तो क्या होता था, उनका जो कर जो उनका बनता था वो चुकता हो जाता था। आगे देखिए दोस्तों, जो पशुपालक थे वो क्या करते थे, जो अपने उत्पाद के रूप में उन्हें कर देना पड़ता था। पशुपालकों के पास जो उत्पाद क्या होता है, या दूध होता है, दही होता है, घी होता है, यही उत्पाद जो उनके पास होते थे, पनीर होता है जिसको हम, तो या तो वो अपने जानवरों को कर के रूप में देते थे या उनके उत्पादों को। ऐसे ही जो व्यापारियों पर और आखेटक संग्राहकों को भी कर देना पड़ता था। अब आप देखिए, ये तो था कर का जो हमारा सिस्टम था, इससे जो राज्य की जो प्रक्रिया चलती थी
अब हम बात करते हैं कृषि। कृषि में क्या परिवर्तन आया। हम देखते हैं कि जो हमारी जो सिंधु सभ्यता थी वो कांस्य युग की सभ्यता थी, लेकिन जो जो वैदिक सभ्यता में क्या, वो लोहे की धातु की खोज की जा चुकी थी। तो लोहा बड़ी ही मूल्यवान धातु थी उस समय की, और बड़ी ही परिवर्तनकारी जो स्थितियां वहां पर उत्पन्न हुई। उससे क्या हुआ, जो कृषि और अन्य क्षेत्रों में वो परिवर्तन आए और जो सुधारों की जो प्रक्रिया को क्या, वो सरल बनाया जाने लगा। तो कैसे, देखिए कैसे ये प्रक्रिया आगे बढ़ती गई। तो इस काल में जो कृषि में जो बड़े परिवर्तन हुए, तो देखिए जो पहले क्या किया जाता था, जो हलों की जो फाल होती थी वो लकड़ी की होती थी, लेकिन क्या हुआ, वो धीरे धीरे उसका जो स्थान किसने ले लिया, वो लोहे की फाल ने। लोहे की फाल वो एक तो धातु से बनी होती थी और दूसरी क्या थी, वो नुकीली होती थी। तो उससे जो हमारा जो जुताई का जो कार्य था जो खेती में, वो ज़्यादा अच्छे से होने लगा। और इस काल में लोगों ने जो दूसरा क्या किया था, वो धान के पौधों का रोपण करना इन्होंने शुरू कर दिया था। ये भी बड़ा ही कृषि के क्षेत्र में महत्वपूर्ण परिवर्तन था। तो आगे देखिए दोस्तों, जो महाजनपद थे। अब जब हम महाजनपद की बात करते हैं तो देखिए वो महाजनपद कौन कौन से थे और उनमें क्या परिवर्तन आए थे। ये देखिए, मगध के बारे में जो हमारे सभी विद्वान साथी हैं वो जानते हैं। मगध जो वर्तमान में जो बिहार है, वो क्षेत्र प्राचीन समय में उसे मगध कहा जाता था। और क्या था, जो गंगा और इसकी सहायक सोन नदी के आसपास का जो क्षेत्र, ये क्या था, मात्र 200 वर्षों में ही महत्वपूर्ण जनपद बन गया था। एक तो जो गंगा और जो इसकी सहायक नदी है, तो जो ये मैदान था, ये क्या था, बहुत ही उपजाऊ मैदान था। तो इसके कारण क्या है कि इसमें सबसे ज़्यादा वो विकास हुआ था और इस जो जनपद, ये महाजनपद ये बन गया था मगध। और इसमें जो गंगा और सोन महत्वपूर्ण नदियाँ बहती थी। और मगध की जो राजधानी की हम बात करें, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और कई बार पूछा जा सकता है। तो इसकी जो राजधानी थी, ये पहली राजधानी थी इसकी राजगृह, जिसे राजगीर कहा जाता था। और जो बाद में जो कई सारे राजाओं ने इसको राजधानी बनाया है, वो पाटलिपुत्र को बनाया है, जिसे पटना कहा जाता है। तो देखिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए हमारा, जब हम मैप में देखते हैं तो ये देखिए, ये जो क्षेत्र है ये मगध का क्षेत्र है। ऐसे ही जो यहाँ पर हम देखते हैं, ये कुरु का क्षेत्र है, ये पांचाल का, ये भी जनपद में आते हैं। और ऐसे ही क्या था, ये बात आप नोट कीजिए, वज्जी, जो वज्जी जो जनपद था, इसे गण या संघ की यहाँ पर जो प्रक्रिया चलती है, इसके बारे में हम आपको नेक्स्ट वीडियो में विस्तार से बताएंगे दोस्तों। तो देखिए, अब हम बात करते हैं सिकंदर। सिकंदर ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो शासक था, जो जिसने भारत पर आक्रमण किया था। तो 2300 वर्ष पूर्व मैसेडोनिया का ये शासक था। इसने मिस्र और पश्चिमी एशिया के अनेक देशों को इन्होंने जीता था। ये क्या करना चाहता था, ये भारत में इन्होंने जब आक्रमण किया तो ये मगध को जीतना चाहता था दोस्तों। लेकिन क्या हुआ, जो मगध के शासकों की जो विशाल और शक्तिशाली सेना के डर से जो सिकंदर की सेना ने क्या कर दिया, वो मगध की तरफ कूच करने से इनकार कर दिया। कि वो यहाँ के जो राजाओं की, जब उन्होंने देखा कि जो मगध महाजनपद की इतनी ज़्यादा समृद्धि है और वो बहुत सारी हाथियों की सेना है उनके पास, जो घुड़सवारों की सेना और पैदल सेना, इनका बड़ा ही नाम था। तो क्या हुआ कि जो उनकी जो सिकंदर की जो सेना थी वो उससे डर गई और वो उन्होंने क्या किया, अपना जो मगध की तरफ आगे बढ़ने से उन्होंने इनकार कर दिया था। ये इनकी बहुत बड़ी इनकी सेना थी। तो आगे देखिए दोस्तों, हम बात करते हैं वज्जी जो संघ था। जो वज्जी संघ में क्या थी, वो गणतांत्रिक प्रक्रिया थी। ये बात भी आप याद रखिए, यहाँ पर जो राजतांत्रिक प्रक्रिया न होकर यहाँ पर गणतांत्रिक प्रक्रिया थी। यहाँ पर जो राजतांत्रिक प्रक्रिया होती है उसमें जो राजा का निर्णय होता है वो ही सर्वोत्तम होता है। ये बात भी आप याद रखिए, जो निर्णय प्रक्रिया होती है वो किसके हाथ में होती है, वो राजा के हाथ में होती है। लेकिन जब हम बात करते हैं संघ की या गण की, तो उसमें जो प्रक्रिया होती है वो एक समिति मिलकर वो क्या करती है, वो सामूहिक निर्णय लेती है। तो अब हम बात करते हैं जो वज्जी संघ क्या था, वो ये मगध के निकट ही था, निकट का ही क्षेत्र है ये बात देखिए दोस्तों। जब हम वज्जी की बात करते हैं, हमने आपको भी बताया था,
ये वज्जी क्या है, ये मगध के निकट का ये क्षेत्र है। तो देखिए जो वज्जी की जो राजधानी थी वो कौन सी थी, वो वैशाली बिहार थी। और इसमें क्या थी, एक शासन व्यवस्था थी जिसे गण या संघ कहा जाता था, जिसके बारे में अभी हमने यहाँ पर विस्तार से बताया था। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, वज्जी संघ में कभी कभी लोग सभाओं में बैठकर तय करते थे कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। जो नीतिगत जो निर्णय लिए जाते थे वो किसी एक व्यक्ति द्वारा ना होकर एक सभा या समिति के द्वारा लिए जाते थे। इसलिए इस व्यवस्था को संघ या गण व्यवस्था इसे कहा गया है। ये बात भी यहाँ पर जो राजतांत्रिक व्यवस्था न के बराबर थी। और देखिए जो स्त्रियां थी, कमकार थे और जो दास थे, इनको सभाओं में हिस्सा लेने की अनुमति वज्जी संघ में भी नहीं थी। तो चलिए दोस्तों, जो वज्जी संघ के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है, ये बात भी आप नोट कर लीजिएगा। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और कई बार पूछा गया है हमारे जो प्रीवियस जो एग्जाम उनमें भी। जो वज्जी संघ के बारे में जो जानकारी मिलती है वो बौद्ध ग्रंथ, उसका नाम क्या था, दिग्ग निकाय, दिग्ग निकाय से हमने मिलती है। जो दिग्ग निकाय को 2300 वर्ष पहले लिखा गया था। तो उसकी रचना कब हुई थी, तो 2300 वर्ष पूर्व हुई थी। जो भगवान बुद्ध और महावीर जो दोनों ही क्या थे, ये गण और संघ से ही संबंधित थे। यहाँ पर क्या थी, वो गणतांत्रिक व्यवस्था थी। इनके बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि इनके कौन कौन से गण थे और कहाँ पर इनका जन्म हुआ था, कौन सी इनकी शिक्षाएं थी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इनके बारे में बताएंगे। तो क्या था, कई शक्तिशाली राजा इन संघों को जीतना चाहते थे और फिर भी आज से लगभग 1500 वर्ष पूर्व तक संघों का राज्य चलता रहा। ये इतने शक्तिशाली थे, यहाँ की जो व्यवस्था इतनी सुदृढ़ थी कि बार बार प्रयास करने के बाद भी ये अविजित क्षेत्र इनका रहा था। देखिए दोस्तों, संघों का अंत, जब इतनी अच्छी जो व्यवस्था थी तो फिर उसका अंत कैसे हुआ। तो लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुप्त शासकों ने गणों और संघों पर विजय प्राप्त कर ली, जिसमें जो चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त जो शासक था और जो बहुत सारे जो गुप्त वंश का जो शासन चला है जो भारत वर्ष पर, उसके बारे में भी हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो इनका जो अंत हुआ था, इनका कैसे हुआ था, जो 1500 वर्ष पूर्व गुप्त शासकों ने इन पर अधिकार कर लिया था, इन पर विजय प्राप्त कर ली थी। तो आगे देखिए दोस्तों, कौशाम्बी किले की दीवार, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसलिए हम आपके लिए यहाँ पर लेकर आए हैं और कई बार ये पूछा गया है। तो कौशाम्बी किले की दीवार कहाँ पर है, ये इलाहाबाद के पास से मिली है। और जो इसका निर्माण कब हुआ था, वो 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। ये बात भी आप याद रखिए, बड़ी ही प्राचीन धरोहर है। तो आप सभी दोस्तों को हमारा ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, तो आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और वीडियोज़ को शेयर कीजिए। जल्द ही हम आपसे फिर मिलते हैं। आपका अपना दोस्त श्रवण कुमार आपके लिए एक नया वीडियो लेकर फिर आपके सामने हाजिर होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।